गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। आज मुझे मौका मिला आप लोगों को बताने का परीक्षा पे चर्चा। आप सब 10th के स्टूडेंट हो और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग से मैं इंटरेक्ट हुआ आज और हो रहा हूँ। आप लोग के जो भी सवाल होंगे उसका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे देख रहा हूँ बच्चे लोग जो स्ट्रेस में बैठे हैं कि बोर्ड का एग्जाम आ गया, अब क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जितने बच्चे बैठे हो ना यहाँ पे सबके सवालों का डाउट मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जो भी सवाल है आप 1 बाय 1 पूछना, मैं आपको आपके सवाल का क्या दूंगा, आंसर दूंगा। कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई क्या होता है, सॉल्यूशंस होता है। तो सॉल्यूशंस कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है, टैकल कैसे करना है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो हमने टॉपिक भी रखा है परीक्षा पे चर्चा, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2023 और एसएससी। आप लोग कौन से बच्चे लोग हो? 10th के बच्चे लोग हो ना। कितने लोग एसएससी बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन समझ लेंगे। तो मैं अपने बता दूं कि एसएससी का महाराष्ट्र में मतलब होता है 10th। क्या होता है? 10th होता है। तो चलो आप लोग के सवाल क्या है, कोई कोई बोलो, कोई भी एक जन स्टार्ट करो अपना सवाल। हाँ बोलो। प्रेजेंटेशन नहीं करने पे मार्क्स कटते हैं? हाँ, प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये पेपर से, ये आपका पेपर का पेजेस है, राइट? यस। ये आपके क्या है, पेपर्स के पेज है, राइट? अब इस पेपर और ये ऐसा मार्जिन होता है ना। यस। अभी प्रेजेंटेशन क्या दिखाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप कितना उस एक साल में जो आपने पढ़ा है ना, एक साल पूरी जो स्टडी की है, तो आपको एक साल की स्टडी को 3 घंटे में क्या करना होता है, टैकल करना होता है। मतलब आपने एक साल जितना मेहनत किया ना उसको 3 घंटे में आपको दिखाना है कि मैंने कितना मेहनत किया है। तो प्रेजेंटेशन क्या दिखाता है, आपकी हैंड राइटिंग, आप कितना नीट एंड क्लीन लिखते हो, आप आंसर्स को किस तरह क्या करते हो, अरेंज कर रहे हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो होता है प्रेजेंटेशन। अभी एग्जांपल के लिए फॉर सपोज मैंने यहां पे लिखा कि मिस्टेक हो गया, क्या लिख दिया मैंने, मिस्टेक्स। अब मुझे ये कट करना है, तो सिंपली मैं चाहूं तो इसको मैं कैसा हल्का सा कट कर सकता हूं। लेकिन हमारे बच्चे लोग, आप में से अलग अलग बच्चे का अलग अलग क्या है, कट करने का तरीका है। उसको गलती हो गई, हम सब गलतियां करते हैं और गलतियां सबसे होती, तो एक हल्का सा लाइन मार दिया, हो गया, कट हो गया, राइट? लेकिन आप देखो कितने लोग ऐसे कट करेंगे, इससे भी महान बच्चे लोग वो ऐसे कट करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे 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 करेंगे। तीसरा बच्चा कोई और, वो इससे भी महान होगा, देखो वो ऐसे लिखेगा और फिर इसको ऐसे 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 करके पूरा बॉक्स बनाएगा उसको। कुछ चौथे बच्चे लोग जो फिर वो सब गलती हो गई उससे, तो ऐसा लिखा है और मान लो ये गलती हो गई, वो पूरा ऐसे बॉक्स बनाएगा पहले, तो उसके अंदर ऐसा शेड निकालेगा, है ना। पांचवा बच्चा, मिस्टेक्स हो गई, कोई चीज मिस्टेक गलती से लिख दिया, उसको कट करना है, तो क्या करेगा, पूरा लाइन कवर करेगा, ऐसा पूरा अच्छे से एकदम शेड देगा। अब देखो, अब यही प्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, तो आप बताओ सबसे ज्यादा ध्यान कहां पे जा रहा है, लास्ट वालों पे, है ना। क्योंकि आपने गलत तरीके से क्या किया, अगर हल्का से एक लाइन मार दो तो आंसर में छुप जाएगा, ध्यान वहां पे नहीं जाएगा। तो गलतियों को छुपाने आना चाहिए। अगर आपने गलती कर दी है तो उसको छुपाने आना चाहिए, उसको कहते हैं अच्छा प्रेजेंटेशन। अगर आप अपनी गलती को हाइड नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर। समझ में आया आपको? इसलिए प्रेजेंटेशन से टीचर भी खुश होता है और उसका दिमाग आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि हाँ ये बच्चा क्या है, सिंसियर है, इसने आंसर को अच्छे से क्या किया है, लिखा है, अरेंज भी अच्छा किया है, पेपर भी नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो मार्क्स भी उसके माइंड में क्या, पॉजिटिविटी आ जाएगी और वो अच्छे मार्क्स देते देते जाएगा, आगे का आंसर पढ़ेगा भी नहीं, बिकॉज ऑफ जजमेंट कि हाँ अच्छा उसने आंसर लिखा है। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझा आपको? नेक्स्ट सर, एनी टू एक क्वेश्चन है, गिव रीजन है, उसमें से एनी टू में से एनी वन लिखने का है। तो मैंने दोनों लिखा और फर्स्ट वाले आंसर का उसमें मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मेरे को 1.5 मार्क्स मिले, और सेकंड वाले में मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई एनी 2 क्वेश्चन पूछा है और एनी 1 पूछा है और हम लोग ने दोनों लिख दिया एग्जाम में, है ना, और पहले वाले में 1.5 मार्क्स मिला और दूसरे वाले में मार्क्स मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, टीचर चेक तो दोनों ही आंसर करेगी, पेपर तो चेक दोनों के भी आंसर्स होंगे,
1 और 2, और जिसमें आपका ज्यादा मार्क्स होगा ना वो आपको काउंट कर लिया जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन हम बच्चों को ये सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि थ्योरी के जो पार्ट्स होते हैं जितना आंसर पूछे उतना ही आंसर आपको लिखना चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी अननेसेसरी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा ले लेगा, तो दूसरा क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एडिशनल आंसर लिखने से मार्क्स तो मिलने वाला नहीं है, तो दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे तो लॉस हो जाएगा, ह्यूज मार्क्स का क्या हो जाएगा, लॉस। इसलिए जितना क्वेश्चन पूछता है उतने का ही आंसर हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, हम लोग बोर्ड के पेपर में पेंसिल का यूज कर सकते हैं क्या? पेंसिल, देखो बोर्ड के पेपर में अच्छा क्वेश्चन है कि पेंसिल से लिखे, यूज कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड का पेपर सिर्फ पेन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? पेन से। और वो पेन कैसा होना चाहिए? ब्लू या तो ब्लैक पेन होना चाहिए, और बॉल पेन होना चाहिए। कौन सा? बॉल पेन। ब्लू नहीं तो ब्लैक। आप इसके अलावा कोई तीसरा कलर यूज नहीं कर सकते, ठीक है? और पेंसिल, बात रही कि पेंसिल का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जहां भी डायग्राम से कहीं अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो आप वहां पर पेन का यूज ना करके पेंसिल का यूज कर सकते। नेक्स्ट। हाँ, वो एंडिंग में थोड़ा सा रह जाता है ना, तो आधा पेपर होने के बाद जो एंडिंग का पॉइंट है ना, मतलब 4 मार्क्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें ऐसा नर्वस फील होता है और इसके वजह से वो पूरा रह जाता है। हाँ देखो, कभी भी क्या होता है ना, आप क्या करते हो, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग होंगे ना जो क्वेश्चन पेपर आते ही क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना चालू कर देते, ठीक है? मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि क्वेश्चन पेपर आते ही पूरे क्वेश्चन को मत पढ़ो। सब टीचर कहते हैं पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। अब मैं ऐसा क्यों मना करता हूं? क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर जब मैं पढ़ूंगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, तो मेरा नर्वसनेस बढ़ जाएगा कि अल्लाह, मुझे तो अभी बहुत सारे आंसर्स नहीं आ रहे, और मैं टेंशन में चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि पेपर जैसे आपके पास आता है, आप डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, लाइन से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद ऐसे लाइन से पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ लिया, टेंशन, क्योंकि हमने आगे का पेपर क्वेश्चन देखा ही नहीं है कैसा है, तो हमको टेंशन नहीं है। तो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे और उसका आंसर देते जाएंगे, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। समझ में आया? और एंडिंग की बात आती है तो एंडिंग में क्या होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं। नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे हमको प्रेशर होता है टाइम का। तो कोई नर्वस होने की बात नहीं है, जितना आपके पास टाइम बचा है, जितना आपके पास आंसर्स के पॉइंट है, उसको लिख डालो, लिख के लास्ट में कंक्लूड करके छोड़ देने का, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट। हम लोग बोर्ड के पेपर में अगर हम लोग ने कुछ चीज नहीं लाई, पेंसिल, रबर, कोई अगर राउंडर हो तो हम लोग दूसरे से मांग सकते हैं? हाँ, ये देखो एक बहुत नादानी सा क्वेश्चन है कि हम दूसरे से पेन पेंसिल मांग सकते हैं क्या? तो पहली बात तो ये है कि आप मूर्ख हो कि जो आप पेन पेंसिल और स्केल राउंडर वगैरह नहीं लेके गए। आपका एग्जाम है, आपका है ना, तो आपने प्रॉपर पेन पेंसिल स्केल्स जो भी है आपके रिक्वायरमेंट्स एग्जाम के टूवर्ड्स, वो आपको लेके कैरी करना कंपलसरी है। क्योंकि दूसरा कोई देगा तो टीचर ने सपोज ये समझ ले कि आपने चीट एक्सचेंज किया तो आपको कॉपी केस बना देगा और 3 साल के लिए आप क्या हो जाओगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। समझ में आ गया? इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ आर्यन। हाँ, ये जैसे कि अभी 1 महीना बचा हुआ है बोर्ड के पेपर के लिए, तो कौन सी स्ट्रेटेजी से पढ़े कि मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए पढ़ने में, मतलब सारा टॉपिक्स कवर हो जाए? देखो 1 महीना बचा है, आपको पता है 1 महीने में भी ना बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैंने जब LLB किया था ना, तो मैं लास्ट के ना 1 महीने में ना मैंने पूरी स्टडी कर डाली थी। स्ट्रेटेजी ये होती है ना कि आपके पास टाइम बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहली बात मोबाइल्स को अपने पास से ना फेंक डालो। मोबाइल्स, दोस्तों से रिश्ता तोड़ दो। कब मिलेंगे उनको बोलो, एग्जाम का जो लास्ट पेपर है ना, अब उस दिन मिलेंगे। सेकेंड थिंग्स। तीसरा थिंग्स, रोज आपको ना कम से कम 6 आवर्स क्या करना है, स्टडी करना है। कम से कम कितने आवर्स? 6 आवर्स डेली आपको 6 आवर्स स्टडी करना है। अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि 6 घंटे रोज पढ़ने हैं तो 6 घंटे आप लगातार पढ़ो, नहीं। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर को, 2 घंटा शाम को। ये नहीं कि 12-12 घंटे बैठ के पढ़ रहे, खाली बुक खोल के बैठ, ऐसा नहीं, ये पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ 6 आवर्स पढ़ो। 6 आवर्स में बहुत कुछ किया जा सकता है। 1 घंटे अगर 6 आवर्स रोज पढ़ लिए ना, तो मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि मैं
4 से 5 दिन में हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, 4 से 5 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा, है क्या नहीं? ऐसा करके पूरा सिलेबस खत्म किया जा सकता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी ना, तो अभी भी आप लग जाओ जोश के अंदर और स्टार्ट हो जाओ। देखो बाबू, कोई भी ये नहीं पूछता है, सब जो भी आपको मिलेगा ना, तो सब यही पूछेंगे कितना परसेंट आया, सब यही पूछेंगे कितना परसेंट आया। कोई ये नहीं पूछता कि कैसे आया। समझ में आ रहा है क्या? तो आप उनको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अरे नहीं रे ऐसा हो गया था इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे जो पढ़ के गया वो एग्जाम में नहीं आया। ये सब एक्सक्यूज है। कोई ये नहीं पूछने वाला आपसे कि कैसे पढ़ते हो, सब यही पूछेंगे 10th में कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया। कोई ये पूछता है क्या 90% कैसे आया? नहीं। 70% कैसे, ऐसा कोई नहीं पूछता। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मतलब एग्जाम में अगर लिखते हो एक्स्ट्रा टाइमिंग की जरूरत होगी तो? हाँ, एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं मिलता है। जो जितने घंटे, 3 घंटे का पेपर है तो आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? एडिशनल आवर्स किसको मिलता है पता है? जो हैंडीकैप होते हैं ना, उनको हाफ आवर्स एक्स्ट्रा मिलता है, जो हैंडीकैप होते हैं। तो आप लोग तो हैंडीकैप नहीं हो, नॉर्मल हो, है ना, लंगड़े लूले तो हो नहीं। अगर लंगड़े लूले होते तो आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता। अगर आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए तो लंगड़े लूले हो जाओ, आधे घंटे क्या मिल जाएंगे? एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और कोई? अगर हम लोग को ओन आंसर लिखना है तो उसको अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे? किसको? ओन आंसर्स। ओन आंसर्स ना, सबसे पहले ना, अगर आंसर आप लिखने ओन वर्ड्स में आंसर लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दो। क्या लिखो? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों लिखने का? इंट्रोडक्शन लिखने से क्या होता है ना, उस क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता है, अगर मान लो आपको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है आपको, तो आपने क्या करना है, उस लेसन के बारे में तो पता होगा ना, उसमें जो भी कंक्लूड पॉइंट था ना, वो 2 से 3 लाइन लिख दो इंट्रोडक्शन। अब ओन वर्ड्स के बाद तो मीनिंग तो याद होगा नहीं, राइट है? तो डायरेक्ट अब उसके बाद क्या करो, आंसर के पॉइंट्स ले लो। क्या ले लो? पॉइंट्स ले लो। क्या लिख दो उसके अंदर? जो भी पॉइंट्स आपको लर्न कर, आपने जो भी पॉइंट्स बनाए अपने मन से, 1 2 3 जो भी आपके पॉइंट्स याद है। लेकिन कोई भी पॉइंट लिखकर उसके अंदर ब्लैंक मत छोड़ो। पॉइंट लिख रहे हो तो उसके अंदर उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो भी आपको आता है, अपने मन से ही लिखो। और लास्ट में क्या कर दो? कंक्लूजन लिख दो। ये देखो, अगर आप हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखते हो, कंक्लूजन आपके बुक्स में नहीं होता है, कोई भी डाइजेस्ट में, कोई भी बुक्स में ये कंक्लूजन का पार्ट्स नहीं होता है। पर जो अच्छे बच्चे, जो 95% बच्चे लाते हैं ना, 95 मार्क्स 96, वो बच्चे ना ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं, कंक्लूजन वाला। कौन सा? कंक्लूजन वाला। कंक्लूजन लिखने से क्या होगा ना, आपको हर क्वेश्चन के आंसर में ना कंक्लूजन आप इंक्लूड करते हो ना, तो हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाकी सबसे क्या होगा, आपको हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको कोई बताएगा नहीं। तो आपने क्या करना है, अब सर कंक्लूजन क्या लिखे, तो कंक्लूजन सिंपली क्या करने का, इट इज हर, अभी आपने आंसर तो लिख ही लिया, अब लास्ट में खाली हेडिंग दे दो कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। और यहां पे क्या लिख दो, इट इज कंक्लूडेड दैट, और जो आपने मीनिंग लिखा है ना, जो आपने मीनिंग लिखा है, जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसी को घुमा फिरा के अपने ओन के लैंग्वेज में इसके आगे लिख दो, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख दो। अब इससे क्या होगा, टीचर ना मजबूर हो जाएगा कि इस पे हाफ मार्क्स में कम से कम दे दूं। अगर हाफ भी नहीं देती है ना, तो 1/4 मार्क्स तो देगी ही देगी। समझे? अब सोचो, हर पेपर में अगर हर क्वेश्चन में 1/4 मार्क्स, 4 आना मार्क्स, तो 10 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स हो गए? 10 क्वेश्चन मतलब 2.5 मार्क्स हो गए ना। अरे बोलो, 10 क्वेश्चन, आपको कम से कम 15 क्वेश्चन लिखने होते एग्जाम में, तो 2.5 मतलब करीब 4 मार्क्स पकड़ लो। अगर एक पेपर में 4 मार्क्स बढ़ता है ना, सोचो, ये याद नहीं करना पड़ रहा हमको, याद कर रहे कि हाँ नहीं, जो पढ़े हैं उसी, इसको ही तो स्मार्ट वर्क कहते हैं, इसी को तो प्रेजेंटेशन कहते हैं। 4 मार्क्स एक पेपर में बढ़ा है ना, 7 पेपर है, राइट, इंटू 7 कर दो, 28 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 28। और ये मैं 28 कहां से लाया, याद करके लाया, अपना थोड़ा ब्रेन यूज किया मैंने खाली, बस। ये स्मार्ट, इसी को तो स्मार्ट, बाकियों से आप अलग कैसे इंडिकेट होगा, जब ये करोगे तब। और आधा आधा मिलेगा तो 56 हो जाएगा। फिर अगर टीचर खुश हो गई, हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा देने लगी, हमने तो 1/4 मार्क्स लिया ना, डबल कर दो तो गलती से
कितना हो जाएगा, और सब एकदम लोएस्ट लिया हमने, अभी 1/4 से कम मार्क्स तो देगी नहीं, तो 28 मतलब कितना परसेंट हो गया, 4% हो गया। कितना हो गया, 4%। सोचो 4% आपका डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। हाँ 1/2 बताया मैंने। तो कितने परसेंट बढ़ गए आपके, 4। मतलब एग्जाम में अगर आपका 60% आ रहा है तो 64 हो गया, 80 आ रहा है तो 84 हो गया। और कुछ नहीं दिमाग था, खाली क्या था, हमने मॉडिफाई कर दिया पढ़ी हुई चीजों क्या कर दिया। इसलिए ये पार्ट्स ना सबसे मस्ट होना चाहिए, हर आंसर में होना चाहिए। अगर ये आप नहीं लिखते हो ना, मतलब नहीं आपका। और ये लिखोगे ना, आपका पेपर बाकियों से आग लगा देगा। क्या दिखेगा, आग लगा, अलग दिखेगा, लगेगा कि हाँ ये पेपर उससे अलग है, ये बच्चा उससे अलग है। समझ में आ रहा है क्या, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। गॉट इट। नेक्स्ट, ये कंक्लूजन कौन से टाइप के आंसर्स में लिखते हैं? हर कोई भी हम थ्योरी आंसर लिखते हैं तो हम वहां पे लास्ट में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। चाहे वो शॉर्ट नोट लिखो, चाहे वो लॉन्ग आंसर लिखो, या डिस्क्रिप्टिव लिखो, कुछ भी आंसर लिखो, जहां पे भी आप आंसर लिखते हो, चाहे रीजन लिखते हो, एग्री डिसएग्री लिखते हो, कुछ भी लिखो, वहां पर आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन। और डेफिनेटली आपको ये 28 मार्क्स गेन करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप लिख के देखना एग्जाम में। टीचर वही जो आपकी टीचर मार्क्स काटती है ना, बोलती नहीं दूंगी, MA BEd वाली टीचर आपकी, मैं बोलता हूं बाद में वही ये क्या करेगी, आधा मार्क्स देगी एग्जाम में और बोलेगी देखो बच्चा कितना अच्छा है, उसने कंक्लूजन तक लिखा है। ये होता है प्रेजेंटेशंस। और इस तरह आप मार्क्स, हाफ मार्क्स गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। पता है आपको, जब मैं 10th में था ना, तो मेरे 0.09% की वजह से ना मुझे 11th में एडमिशन नहीं मिला था। कितने परसेंट से, 0.09% की वजह से। सोचो, इतने के लिए ना 40,000 डोनेशन मांगे थे। 40,000 रुपए 2007 की और बता रहा हूं, 2007 की। समझ में आ रहा है। सोचो, तो आपको तो इतना मार्क्स क्या हो रहा है, आपका गेन हो रहा है। इंप्लीमेंट करोगे कि नहीं करोगे, ये करोगे ना, बाकी कुछ करना नहीं, लेकिन ये आपको जरूर करना है। और एक उसके लिए याद करना है कुछ नहीं, बस स्टार्ट किससे करना, इट इज कंक्लूडेड दैट। और जो भी आपको समझाए अपने मन से ओन वर्ड्स में, क्या चीज, ओन वर्ड्स में। कंक्लूजन कहीं लिखा नहीं होता, कंक्लूजन ओन वर्ड्स होता है कि आपने क्या समझा। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, आपने क्या समझा। पर्सनल रिस्पॉन्स। हाँ, समझे। चलो, तो कैसा लगा आपको ये सब जानकारी, मुझे भी अच्छा लगा आप लोग के क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर करके। थैंक यू।